हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वाली वीडियो में हम इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। मैंने 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने इकोनॉमिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेंशन किए हैं, हम वो वाले टॉपिक आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो बेसिक मीनिंग है नीड, वांट और डिमांड का, वो पता होना चाहिए। नीड क्या होती है? नीड हमारी मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, जैसे खाना, भूख जो है हमारी वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब भूख हमारी रोटी खा के भी ख़त्म हो सकती है। और वांट क्या है? डिज़ायर, मतलब मुझे पिज्ज़ा खाना है या मुझे पराठे खाने हैं, तो वो मेरी डिज़ायर है, यानी वो मेरी वांट है। और डिमांड क्या है? डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू बाय प्लस विलिंगनेस टू बाय, मतलब मेरी डिमांड क्या है? मेरी डिज़ायर भी है, मतलब मेरी इच्छा भी है, मैं उसको ख़रीद भी सकती हूँ और मैं उसको ख़रीदना भी चाहती हूँ, तो वो है मेरी डिमांड। अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। डिमांड फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। PX मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी, M स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ कमोडिटी X, प्राइस ऑफ कमोडिटी Y, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेक्निकल चेंजेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और मार्केट में जो चेंजेस होते हैं वो सब। अब डिमांड फंक्शन में हमारे क्या क्या आते हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो हम एक दूसरे के प्लेस पे एक्सचेंज कर सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी। अगर टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम कॉफ़ी पी सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कार हमने परचेज की और पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो राइज हो गए, तो कार की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। स्नोब इफेक्ट क्या होता है? व्हेन एवरीवन बाइज यू डोंट बाय, मतलब जब सब खरीद रही हैं तो उस टाइम पे हम नहीं खरीदेंगे, उसको हम बोलते हैं स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, ये सारे जो होते हैं ना, इन टर्म्स को याद रखना, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देन उसके बाद हमारा टॉपिक आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर टी के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गए तो टी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या हम इसको एजम्पशंस भी लॉ ऑफ डिमांड बोल सकते हैं। क्या क्या है वो? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद मतलब उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमें भूख लगी है, हमने एक रोटी खाई, एक रोटी से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, अब हम दूसरी रोटी खाएंगे तो उससे कम लेवल की सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगी। ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम करना इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी, सेटिस्फाइंग पावर जो है वो डिक्रीज होती है। देन आता है हमारा प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट कैसे? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कैसे होगा? एक गुड की जगह हम दूसरा गुड जो है वो परचेज कर सकते हैं, जैसे मैंने टी और कॉफ़ी का एग्जांपल बताया वो। इनकम इफेक्ट कैसे? अगर कंज्यूमर की इनकम राइज होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी। अगर कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, मतलब जब मार्केट में नए कंज्यूमर्स आते हैं तो उसकी वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा अफेक्ट होता है। मान लो कि कोई जो नए कंज्यूमर्स आए हैं उनको वो गुड्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो उसको ज़्यादा परचेज करेंगे, और दूसरी तरफ अगर ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा नहीं लगा तो वो उसको परचेज नहीं करेंगे। देन आता है हमारा डिफरेंट यूजेस, मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अलग अलग यूजेस के लिए गुड्स को परचेज करते हैं। सेटरेस पेरिबस क्या होता है? अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब जो हमारे अदर फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। अब एक्सेप्शंस क्या क्या है लॉ ऑफ डिमांड की? ये आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं हमारे वेबलन गुड्स, जिनको हम लग्जरियस गुड्स भी बोलते हैं। हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो लग्जरियस गुड्स पे अप्लाई नहीं होता।
गिफन गुड्स मतलब जो थोड़े इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, मतलब अगर उनका प्राइस बढ़ गया तो डिमांड जो है उसकी कम हो जाएगी। देन एक्सपेक्टेशंस, बैंड वैगन इफेक्ट मतलब सोशल क्लास, मतलब सोसाइटी को देख के हम जो चीज़ें खरीदते हैं वो। वेबलन इफेक्ट मतलब हाई प्राइस हाई क्वालिटी। बैंड वेबन इफेक्ट को हम भेड़ चाल भी बोलते हैं, जैसे सब परचेज कर रहे हैं तो हम भी इसको परचेज करेंगे। और स्नोब इफेक्ट हमने पीछे डिस्कस किया, वो इसका अपोजिट है कि जब सब परचेज कर रहे हैं तो हम परचेज नहीं करेंगे। वेबलन इफेक्ट मतलब अगर मतलब किसी पर्टिकुलर गुड का प्राइस जो है वो ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी ही होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्रोचेस टू कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें आते हैं हमारे कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, जो मतलब जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, और ऑर्डिनल जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते। कार्डिनल यूटिलिटी वॉज गिवन बाय मार्शल, नोन एज मार्शलिंग अप्रोच भी इसको हम बोलते हैं। और ऑर्डिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो हिक्स एंड एलन ने दिया है, जिसको हम आईसी एनालिसिस भी बोलते हैं। ये रैंक के बेसिस पे होता है, मतलब इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, और कार्डिनल को हम मेज़र कर सकते हैं बिकॉज वो अमाउंट यानी नंबर्स में होता है। अब यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। अब यूटिलिटी हमारी 2 टाइप्स की होती है, TU यानी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब जितनी भी हमने यूनिट्स कंज्यूम की, यूटिलिटी 1 + 2 + 3, इस मतलब टोटल जितनी हमने कंज्यूम की उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, TUN + TUN - 1, मतलब मान लो हमने 8 यूनिट्स यहाँ पे कंज्यूम की, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे हम, TUN यानी हमारा 8, और यहाँ पे हमने कंज्यूम की थी 2, तो 8 यहाँ हो गया हमारा 8, और 8 - 2 यानी कि 6 आएगा हमारा TUN - 1। जैसे ये टेबल दे रखी है ना यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास यूनिट्स ली गई हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल यूटिलिटी फर्स्ट पे हमारी 8 है। अब मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पे हमारी 8 ही रहेगी। अब नेक्स्ट टोटल मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एग्जांपल हमारे पास दे रखी है 8 6 4 2 0 और -2। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगी, 8 + 6 यानी 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20, 20 + 0 20, और 20 प्लस यहाँ पे माइनस का 2 है तो माइनस करेंगे तो 20 - 2 = 18 यहाँ पे आ जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी वो 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। इसको हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जो ये हमने टेबल अभी डिस्कस की ना, इसके बेसिस पे ही हम अपना ये डायग्राम बनाएंगे। अगर आप ग्राफ पेपर पे ये डायग्राम बनाओगे ना, तो अगर इन नंबर्स को हम प्लॉट करेंगे तो इस टाइप का डायग्राम हमारे पास बनेगा डायग्राम। तो टोटल यूटिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज होती जा रही है, और ऑन दी अदर हैंड यहाँ टेबल में देखो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। जो टोटल यूटिलिटी है हमारी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 भी हो सकती है। यहाँ देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, 0 है, और उसके बाद वो डिक्लाइन हो रही है। अब इसका रिलेशन कैसे है, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, जब मतलब यहाँ तक, तो हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ रही है यानी इंक्रीज कर रही है। और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 है, जब हमारे टोटल यूटिलिटी उस टाइम पे मैक्सिमम है। और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो वो नेगेटिव हो गई, तो उस टाइम पे हमारी टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होने लग गई। गॉसियंस फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया है, उसको गॉसियंस फर्स्ट लॉ बोला जाता है। और जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम गॉसियंस सेकंड लॉ बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग
डिमिनिशिंग विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? द रेट एट विच द इंडिविजुअल इज विलिंग टू गिव अप गुड एक्स फॉर गुड वाई। मतलब वो रेट जिसपे हम गुड एक्स की यूनिट जो गुड हमारा एक्स है उसकी यूनिट हम गिव अप करने के लिए रेडी हैं फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई। MRS का फॉर्मूला क्या होता है? MU ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय MU ऑफ वाई, जिसको हम MU ऑफ एक्स या MU ऑफ वाई भी बोल सकते हैं। देन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ IC कर्व, जो एग्ज़ाम में PYQs में पूछे गए हैं। IC कर्व से आपको एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। IC कर्व की प्रॉपर्टीज़ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IC कर्व का कंसेप्ट किसने दिया? हिक्स एंड एलन ने। IC कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? हमारा जो IC कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे ये मैंने शेप बना रखी ना, ऐसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कन्वेक्स टू दी ओरिजिन, कन्वेक्स इसको बोलते हैं, और इस वाली शेप को हम कनकेव बोलते हैं। हायर IC यील्ड्स हायर सेटिस्फेक्शन, मतलब जितना ऊपर हमारा IC कर्व होगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगी। 2 IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो IC कर्व जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। IC कर्व विल नॉट टच एक्स एक्सिस नोर वाई एक्सिस, जो हमारा ये IC कर्व होता है ना वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट स्ट्रक्चर जो है हमारा वो उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। आइए इसके डिफरेंस को सबसे पहले देखते हैं हम। परफेक्ट कंपटीशन में जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में लार्ज होते हैं। ओलिगोपोली में स्मॉल नंबर्स होते हैं और मोनोपोली में सिर्फ एक ही सेलर होता है। परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल क्या है? जैसे टूथपेस्ट हो गया हमारा, तो मार्केट में डिफरेंट कंपनीज है जो डिफरेंट टूथपेस्ट बनाती है। जैसे हमारा कोलगेट हो गया, क्लोजअप हो गया, ओरल बी हो गया। तो ये जो हमारी मार्केट है वो है परफेक्ट कंपटीशन। या पेन का एग्जांपल भी हम इसमें ले सकते हैं कि डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो पेन बनाती हैं। मोनोपोलिस्टिक यानी लार्ज कंपनीज, और ओलिगोपोली स्मॉल नंबर्स, मतलब जिसमें हमारे जो सेलर है वो तो स्मॉल नंबर्स में होंगे और जो हमारे बायर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। अब ये तो है नहीं कि इंडिया में वही 500 से 600 कार कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है यानी वो कम है, लिमिटेड ही है, और बायर्स जो हैं वो पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो उसके बायर्स है। मोनोपोली जहाँ पे सिर्फ सिंगल सेलर होगा, जैसे रेलवे का एग्जांपल हो गया, रेलवे के पास मोनोपोली है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, परफेक्ट कंपटीशन में इतना ज़्यादा जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता। मोनोपोलिस्टिक में स्लाइट चेंजेस होते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन तो होता है बट 19-20 का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। और ओलिगोपोली नन टू सब्सटेंशियल, ओलिगोपोली में मतलब डिफरेंशिएशन जो है वो होता ही नहीं है इतना, और मोनोपोली में एक्सट्रीम यानी डिफरेंशिएशन होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ फर्म, परफेक्ट कंपटीशन में इनफाइनाइट होगी, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज, ओलिगोपोली में स्मॉल और मोनोपोली में भी स्मॉल। डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में जो आपके राइवलरी फर्म ने प्राइस सेट कर दिया वही प्राइस आपको सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कंपनी ए जो है किसी पर्टिकुलर पेन को 5 रुपये में बेच रही है, तो आपको भी उस पेन को 5 रुपये में ही बेचना पड़ेगा। अगर आप प्राइस इंक्रीज कर दोगे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। और मोनोपोलिस्टिक में मतलब कुछ हद तक वो प्राइसेस में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जो मैंने टूथपेस्ट वाला एग्जांपल बताया ना वो आप मोनोपोलिस्टिक का मान के चलो। फॉर एग्जांपल जैसे ओरल बी के जो प्राइसेस हैं वो हैं हमारे एक टूथपेस्ट का अराउंड 120 रुपीज़, मुझे पता नहीं है बट वैसे आई एम गेसिंग। और जो कोलगेट का प्राइस है वो है अराउंड 80 रुपीज़। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो इतना ज़्यादा, मतलब 80 की जगह आप 100 मान लो, 100 रुपये की आपको कोलगेट मिल रही है, 120 रुपये की आपको ओरल भी मिल रही है। मतलब प्राइस डिफरेंशिएशन तो है बट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है।
ओलिगोपोली में भी सम कंट्रोल ओवर प्राइस होता है। जैसे महिंद्रा आपको एक, मान लो महिंद्रा जो है एक गाड़ी आपको 3 लाख रुपए में दे रही है, वहीं पे टाटा आपको उसी सेम कार को 2,90,000 में दे रही है। मोनोपोली में तो जो सेलर होता है उसकी मर्जी है, वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है। मतलब अगर जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे भी वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, कस्टमर के बेसिस पे भी वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। अब ये जो हमारी मार्केट्स हैं इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो ये मार्केट स्ट्रक्चर है ना, इनके डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या ओलिगोपोली के जो कार्टेल फॉर्मेशन है उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये वाले जो हमारा टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम्स। मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जितना हमने अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो, अपने नोट्स बना लो। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल की बायो में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करना मैनेजमेंट विद सोनिया, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। नोट्स बनाने के बाद हर टॉपिक को रिवाइज करना है। टाइम अब कम है हमारे पास, मार्च ऑलमोस्ट जा चुका है। मार्च के हमारे पास 10 ही दिन बचे हैं, तो मान के चलो हमारे पास 2 ही महीने हैं एग्ज़ाम में। तो 2 महीने में हमें कंसेप्ट्स भी करने हैं अपने सारे इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स वाले, और PYQs भी लगाने हैं। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो आती है, तब तक आप लोग रिवाइज करते रहना और PYQs ज़रूर लगाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि PYQs फ्री में हम कहाँ से लगाते हैं, फ्री रिसोर्सेज फॉर PYQs, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।